हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स इंग्लिश पॉइंट। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग टाइम एंड टेंस को कवर करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ टेंस का भी डिफिनीशन देखेंगे। तो आइए देखते हैं टेंस का डिफिनीशन। टेंस का मतलब होता है काल। डिफिनीशन होगा चेंजिंग इन द फॉर्म्स ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम, दैट इज कॉल्ड टेंस। मतलब क्रिया के रूपों में समय के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसे काल कहते हैं। क्या होता है टेंस में कि केवल वर्ब के फॉर्म बदलते हैं। कभी V1 का यूज़ करते हैं, कभी V2 का, कभी V3 का, कभी V4 का, कभी V5 का, है ना। अब इसके बाद देखते हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस केवल 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट का नाम है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान काल बोलते हैं। सेकंड का नाम है पास्ट टेंस, जिसको हम लोग भूतकाल बोलते हैं। और थर्ड का नाम है फ्यूचर टेंस, जिसको भविष्यत काल बोलते हैं। इसी के साथ अब टाइम एंड टेंस का भी हम डिफिनीशन देख लेते हैं कि वो क्या होता है। चूँकि आगे के हायर क्लासेस में आपको टेंस के अलावा टाइम एंड टेंस पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम एंड टेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। टेंस हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़ रहे थे, तो हम टाइम एंड टेंस का डिफिनीशन देखते हैं वो क्या होता है, जिसको हिंदी में समय और काल कहते हैं। आइए देखते हैं टाइम एंड टेंस किसे कहते हैं। तो डिफिनीशन हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू टेंस, दैट इज कॉल्ड टाइम एंड टेंस। का मतलब हुआ काल के अनुसार समय का तालमेल समय और काल कहलाता है। इसमें क्या होता है कि टाइम और टेंस दोनों को मिला करके सेंटेंसेस को क्रिएट किए जाते हैं। अब इसको देखते हैं तो लिखा हुआ है देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस की बात की जाए तो ये केवल 2 ही होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस और सेकंड जो होता है वो होता है पास्ट टेंस। इसमें फ्यूचर टेंस बिल्कुल ही नहीं होता है। प्रेजेंट टेंस से ही हम लोग फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर लेते हैं। अगला है फर्स्ट जो है प्रेजेंट टेंस, उसका डिफिनीशन देखते हैं, जिसको हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। तो देखिए द टेंस दैट इज यूज्ड टू डिनोट द प्रेजेंट एक्शन इन प्रेजेंट पीरियड, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। मतलब जिससे वर्तमान अवधि में कार्य के होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब पता चलता है कि वर्तमान समय में कोई ना कोई काम जरूर हो रहा है या होता है। तो उस तरह के जो वाक्य होते हैं वो हम लोग प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत लेते हैं। इसके लास्ट में मोस्टली है पाया जाता है। तो है का मतलब जब कभी भी लास्ट में है पाया जाए तो आप उसको प्रेजेंट टेंस समझेंगे। जैसे वह एक लड़का है, यह भी वाक्य प्रेजेंट टेंस में ही है। दूध उजला होता है, ये भी वाक्य प्रेजेंट टेंस में ही है। शहद मीठा होता है, यहाँ भी लास्ट में आपने है देखा। वह खाया है, यह भी वाक्य लास्ट में है पाया जा रहा है तो प्रेजेंट टेंस का है। वह सोया है, वे लोग खड़े हैं, हम लोग जा रहे हैं, आपने खाया है, वह सुबह से खा रहा है। ये सारे जो टेंस मतलब के सेंटेंसेज हैं वे सारे आपके प्रेजेंट टेंस में ही हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज़ कॉमन इसमें पाया जा रहा है कि सबके लास्ट में हम लोग हैं पा रहे हैं। तो जब कभी भी मतलब लास्ट में हम लोग हैं देखेंगे तो कभी भी उसको हम प्रेजेंट टेंस समझेंगे। और उसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो होते हैं उसके 4 काइंड्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सामान्य। एक और नाम है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों का सेम ही अर्थ हुआ, सामान्य वर्तमान काल। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस नया नाम है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पुराना नाम है। हाँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जब मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम देने गया हुआ था तो मुझसे किसी ने पूछ दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक एग्जांपल दीजिए, तो मैं नहीं दे पाया क्योंकि मुझे उस समय सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया गया था और बस वही नाम बताया गया था क्लासेज में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो मुझे बताया नहीं गया था, मैं नहीं बता पाया और काफ़ी मुझे शर्मिंदगी फील हुई। तो उसके बाद मैंने आपको कोशिश किया कि फिर से जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऐसी दिक्कत आपको क्रिएट ना करना पड़ा, प्रॉब्लम फेस ना करना पड़ा। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो CONTINUOUS, इसके स्पेलिंग पे ज़रा आप गौर करेंगे
इसका एक और नाम है, कुछ लोग इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, और एक और नाम हुआ कुछ लोग इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि काम अभी अपूर्ण है, मतलब पूरा हुआ ही नहीं है ना। जैसे वह सोया है या सो रहा है, मतलब सोने का काम अभी पूरा नहीं है, ये अपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, है ना। तो ये जो हुआ पूर्ण वर्तमान काल, इससे क्या पता चलता है कि काम जो है परफेक्ट हो गया, मतलब कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। और चौथे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो इस तरह से हमारे जो टेंस के डेफिनेशन है ये क्लियर हो गए, और इसके एग्जाम्पल जो 4 होते हैं उसके भी नाम हम लोगों ने जान लिया। अब आइए यहाँ पे देखते हैं दूसरे साइड बोर्ड के, यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका डेफिनेशन क्या होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। तो डेफिनेशन हुआ द टेंस दैट इज यूज्ड टू डिनोट द यूजुअल एक्शन इन प्रेजेंट पीरियड दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। का मतलब हुआ जिससे वर्तमान अवधि में सामान्य रूप से किसी कार्य के होने का बोध हो, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब क्या होता है ना कि इसमें जो से वाक्य होते हैं मोस्टली वो ऐसे वाक्य मोस्टली रहते हैं जिसमें पहले से भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है और कल भी ऐसा होगा। जैसे सूरज पूरब में उगता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कल भी उगता था, आज भी उगता है और कल भी उगेगा, ऐसी ही चांसेस हैं। जैसे आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, शहद मीठा होता है, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि शहद मीठा होता था। इसका क्या मतलब है कि शहद मीठा होता है का मतलब कल भी मीठा ही होता था, आज भी मीठा ही होता है और कल भी मीठा ही होगा। उसमें कहीं से भी तो उसके स्वाद में चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है, चेंजिंग की संभावना नहीं है। तो इसके आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। तो क्या पाया जाता है, हिंदी वाक्य के क्रिया के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ये हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में मोस्टली पाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पे कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे किसी लड़का को बोलना है वह खाता है, कोई लड़की है उसको बोलना है वह पढ़ती है। ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा, तो वे लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बिंदु है तो यहाँ पे आर का यूज़ करना है। सर सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो नहीं यूज़ करते हैं, करते भी हैं, आपको इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और मैं खाता हूँ, अगर कोई लड़का बोल रहा है तो बोलेगा मैं खाता हूँ, तो आपने देखा यहाँ पर भी ता हूँ पाया गया। और कोई लड़की बोलेगी तो मैं खाती हूँ। ये इस तरह के जो वाक्य होंगे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ और ती हूँ पाया जाता है। मोस्टली ता है, ती है, ते है लिखा रहता है, दो मैंने खुद से जोड़ा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं जो एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको क्लियर किया। तो उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर, इसका क्या होता है। स्ट्रक्चर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बनावट। तो ये जो होता है वो क्या होता है, देखिए स्ट्रक्चर मतलब होता है बनावट। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है जिसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका नाम क्या है जी, तो अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं। सेकंड का नाम जो है इसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और थर्ड का जो नाम है वो निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। निगेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं। और जो फोर्थ है उसको हम इंटेरोगेटिव निगेटिव बोलते हैं। इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये फोर्थ हुआ। और जो फिफ्थ का नाम है इसको हम WH क्वेश्चन या कुछ लोग इसको एडवर्बियल भी बोल सकते हैं, एडवर्बियल, है ना। तो आइए देखते हैं फर्स्ट का स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक ही यूज करना है। और कहाँ यूज करना है मैं जस्ट आपको बताने जा रहा हूँ। और इसके लास्ट में आप मोस्टली फुल स्टॉप ही देंगे जब वाक्य आपका अफर्मेटिव रहेगा। तो
नेक्स्ट है जो इंट्रोगेटिव है, उसमें सबसे पहले आप डू या डज का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। पिछले साल मतलब 2022 में क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड एक सेंटेंस मतलब कि क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें क्वेश्चन मार्क की वजह से एक सेंटेंस जो था दूसरे सेंटेंस सेम चीज़ लिखा हुआ था, बस क्वेश्चन मार्क एक में दिया हुआ था और एक में नहीं दिया हुआ था। इतना मात्र फ़र्क से आपका मतलब कि एग्ज़ाम में रिजल्ट मायने रखता है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क देना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है निगेटिव, जिसमें आप सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, फिर डू या डज, दोनों में से कोई भी एक ही लिखना है, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको फुल स्टॉप देना है। उसके बाद जो वाक्य होगा वो इंटरोगेटिव निगेटिव कहलाएगा, जिसमें डू या डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट का यूज़ करना है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है और क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है। और नेक्स्ट है WH क्वेश्चन में से आप कोई सूटेबल देख के ले सकते हैं, उसके बाद डू या डज लगाना है और तब सब्जेक्ट लगाना। अधिकांश मैंने देखा है बच्चे पहले सब्जेक्ट लगा लेते हैं, बाद में डू या डज लगाते हैं। ऐसे वाक्य बिल्कुल सही नहीं है, आप इस बात पे ज़रूर गौर करेंगे और ज़्यादातर सेंटेंस से आपके ऐसे ही गलत होते हैं। तो सबसे पहले डू या डज WH क्वेश्चन, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। अब इसको कई तरह से मैं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक तरीका दिया हुआ है, आप इसको देखिए। जैसे कि इसको ये तो रटने वाला तरीका हो गया, मैं आपको एक और नया तरीका बता रहा हूँ, जस्ट आप वेट करें। ये भी आप कर सकते हैं, ये फर्स्ट मेरा रूल हो गया, फर्स्ट मेथड ये हुआ। मैं 2-3 मेथड आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको याद करेंगे। ये मेरा कौन सा मेथड है, तो फर्स्ट मेथड है, जिसमें आई, वी, यू, दे, प्लूरल जितने भी होंगे इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है और क्या के लिए हमको डू का यूज़ करना है। और बाकी जो ही, सी, इट और जितने भी सिंगुलर होते हैं सब के साथ V5 का यूज़ करना है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमको डज का यूज़ करना है। तो ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया आपका। जैसे इसमें आई के साथ आप V1 लिखेंगे तो हो जाएगा प्ले। आई के साथ हमने लिया प्ले तो होगा आई प्ले, मैं खेलता हूँ। वी के साथ भी हम लेंगे V1 तो होगा वी, फर्स्ट हुआ आई और प्ले, मैं खेलता हूँ। सेकंड देखिए वी प्ले, हम लोग खेलते हैं। थर्ड यू प्ले, तुम खेलते हो या तुम लोग खेलते हो, दोनों का इंग्लिश यू ही होता है, पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है। नेक्स्ट है वे लोग खेलते हैं तो होगा दे, यहाँ दे और ये होगा प्ले। और राम और मोहन खेलते हैं, चाहे लड़के खेलते हैं तो यहाँ पे राम एंड मोहन प्ले, चाहे बॉयज़ प्ले। दूसरा यहाँ पे देखते हैं V5 का यूज़ कहाँ करना है, वह खेलती है, वह खेलता है, लड़का है तो यहाँ पे प्ले का हमको V5 यूज़ करना है। प्ले में क्या मिलाना है, तो एस मिलाना है। तो आपका वाक्य होगा ही और यहाँ पे होगा प्ले नहीं होगा, प्ले में एस डालना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपका सेंटेंस सही नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं सी के साथ भी आपको यूज़ करना है प्लेज और इट के साथ भी आपको यूज़ करना है प्लेज। और सिंगुलर जैसे रमन तो यहाँ भी यूज़ करना है आपको प्लेज यूज़ करना है। अब इस तरह के जो वाक्य होंगे सिंपलता है इसके लास्ट में पाया जाएगा। कुछ वाक्य ऐसे शुरू होंगे क्या से, जैसे क्या मैं जाता हूँ, तो इसके लिए आपको डू या डज का यूज़ करना है। तो आप क्या मैं जाता हूँ का होगा डू, फिर चूँकि आई के साथ हमको डू लगाना है यहाँ पे बताया जा चुका है, तो डू आई गो। नेक्स्ट है जिस वाक्य में नहीं पाया जाए, जैसे मैं नहीं जाता हूँ तो होगा आई डू नॉट गो। और आपके क्वेश्चन में ऐसा रहे कि क्या भी रहे या थोड़ा बीच में कुछ वर्ड रहे और फिर उसके बाद नहीं रहे, जैसे क्या मैं नहीं जाता हूँ तो ये हो गया डू आई नॉट गो। और यहाँ पर लास्ट में अगर आपके वाक्य में इस तरह के मिले, जैसे मैं क्यों जाता हूँ तो होगा आपका वाई डू आई गो, वाई डू आई गो और क्वेश्चन मार्क। तो ये तरीका आपको हुआ फर्स्ट। और आइए अब दूसरा तरीका देखते हैं, सेकंड। तो सेकंड तरीका के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है देख सकते हैं। सेकंड नंबर
इसकी चर्चा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में की गई है। आप देखें यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये चीज़ क्लियर कर लें कि वर्ब के जो 5 रूप होते हैं उसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की और वर्ब के 5th फॉर्म की चर्चा मात्र हम लोग कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये होता क्या है, जैसे फर्स्ट फॉर्म हो गया प्ले और इसका 5th फॉर्म हो गया प्लेज, फर्स्ट फॉर्म हो गया गो और इसका 5th फॉर्म हो गया गोज। इस तरह से हम एस और ई एस डाल करके मोस्टली सिंगुलर प्लूरल जैसे बनाए जाते हैं उसी के रूल को फॉलो करते हुए हम लोग इसको कर लेंगे V1 और V5 में चेंज। उसी तरह से डू भी जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म है और इसका 5th फॉर्म जो होगा वो होगा डज। लेकिन याद रखना है डू और डज के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ये कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप माइंड में रखिए और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे इसका यूज कैसे करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आई। हाँ, इस साइड देखना है हम लोग को, ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बात तो मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत लोगों को बड़ी उल्टा सा लगेगा लेकिन ये बात बहुत अच्छी है। ये प्ले जो है ना ये क्या है भाई, तो प्लूरल है। ये प्ले जो है क्या है, प्लूरल है। प्लूरल मतलब बहुवचन, और प्ले जो है ये क्या है, तो सिंगुलर है। अब इस तरह की चीज़ें मैं जब कभी भी बताता हूँ बच्चों को तो वे लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को अभी तक बताया गया है कि एस और एस डालने से प्लूरल बनाए जाते हैं, जैसे पेन और पेन्स, बुक और बुक्स से। एक बुक मतलब एक बुक, बुक्स मतलब एक से ज़्यादा बुक, लेकिन पेन का मतलब एक पेन और पेन्स का मतलब एक से ज़्यादा पेन। तो एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है। तो नाउन के लास्ट में यहाँ पे एक चीज़ देखें आप, नाउन जो होगा जैसे पेन, बुक, टेबल, उसके लास्ट में प्लस एस या ई एस जब होगा तो वो क्या बनेगा भाई, प्लूरल बनेगा। नाउन प्लस एस या ई एस क्या होगा, वो प्लूरल बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए पेन अब प्लस एस बराबर पेन्स, तो ये क्या हुआ, सिंगुलर हुआ और इसमें एस मिलते ही ये हो गया प्लूरल। बुक अब प्लस एस बराबर बुक्स, क्यों, क्योंकि ये नाउन है। बॉय सिंगुलर अब प्लस उसमें हमने डाला एस तो ये बन गया प्लूरल, बॉयज। गर्ल सिंगुलर और उसमें मैंने डाला एस तो ये बन गया गर्ल्स, जो हो गया मेरा प्लूरल। तो आपने क्या देखा कि नाउन के लास्ट में जब एस और एस डालते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बनता है। दूसरी बात, इसके जस्ट अपोजिट हम लोग अगर बढ़ें तो देख सकते हैं जस्ट अपोजिट वर्ब अब प्लस एस या ई एस बराबर सिंगुलर। इधर वाला सिंगुलर होगा, जैसे आपने देखा प्ले, ये खुद प्लूरल है, प्ले का मतलब प्लूरल, और इसमें हम जैसे ही एस डालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा प्लेज, जो प्लेज क्या है वो सिंगुलर है ना। गो प्लस इसमें डालेंगे ई एस तो ये बन जाएगा गोज, जो क्या है कि गो प्लूरल है और गोज सिंगुलर है। इट जो क्या है सिंगुलर और इसमें डालेंगे एस तो हमारा बन जाएगा इट्स। वैसे ही एक और लेते हैं, सिंग अब प्लस एस तो ये बन जाएगा सिंग्स। तो आपने क्या देखा, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। तो अब बात ये आती है कि आप कैसे समझेंगे। आपको तो कन्फ्यूजन हो सकती है कि कब हम एस डालें हमको, तो उसके लिए मैं बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं जैसे कि पेन, इसको मैंने हाथ में रखा हुआ है, मैं किसी से मांगूँ तो आप पेन मेरे हाथ में रख सकते हैं, लेकिन मैं पूछूँ जो इधर लिखे गए वर्ड है प्ले, गो, इट, सिंग,
मैं इसको हाथ में रख सकता हूँ क्या? प्ले को आप मेरे हाथ में दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। गो जाना, इसको तो आप मेरे हाथ में नहीं रख सकते हैं। ईट खाना, इसको भी आप मेरे हाथ में नहीं रख सकते। खाना मतलब भोजन, उसका अंग्रेजी जो आप हाथ में रख सकते हैं जैसे रोटी चावल, वो उस खाना को हम लोग भोजन बोलते हैं। तो फूड नाउन है, लेकिन यहाँ ईट मतलब इस एक्शन को बोल रहे हैं, एक्शन को, तो उसको हम हाथ में नहीं रख सकते हैं। सिंग मतलब गाना, तो गाना में एक गीत होता है जिसको सॉन्ग बोलते हैं, और गाने का जो एक्शन है उसको सिंग बोलते हैं। तो होता है V1 और उसमें S डालते हैं तो बनता है V5। तो आपने क्या देखा कि प्ले और प्लेज में कौन सा, प्ले क्या है तो प्लूरल है और प्लेज क्या है सिंगुलर है। वहाँ से बात क्लियर हो चुकी होगी जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। इसको आपको मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि बिना रटे हुए, बिना याद किए हुए आप ये याद कर सकें, याद हो जाए, एक बार में कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर समझ में आ जाए। तो आइए इसके लिए एक और तरीका, इसको हम बढ़िया से करके दिखाते हैं आपको। इसमें रटने का कोई झंझट नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो क्या होगा देखते हैं। आई जो सिंगुलर है और इसके साथ कुछ हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं। वी, यू, दे, बॉयज। और इसको क्लियर करते हैं कि इसमें सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है। तो मेरे ख्याल से आपको भी पता होगा, वी जो है वो प्लूरल है। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। यू का मतलब तुम भी होता है और यू का मतलब तुम लोग भी होता है। तो इससे हम सिंगुलर और प्लूरल बहुमत को देखते हुए यू को प्लूरल ही माना जाता है। दे का मतलब होता है वे लोग, ये ऑलरेडी प्लूरल है। और बॉयज़ का मतलब होता है लड़के, जो खुद एक प्लूरल है। तो अब आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा बाद में हम लोग करेंगे, पहले हम लोग वी से नीचे ले लेते हैं, क्लियर करते हैं। वी जो वर्ब का, वी जो है वो सब्जेक्ट है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं वी सब्जेक्ट है और इसके साथ हमको वर्ब लेना है। तो सब्जेक्ट मेरा देख सकते हैं कि कैसा है भाई, तो वी प्लूरल है। तो इसके साथ वर्ब भी हमको कैसा लेना है, प्लूरल वर्ब ही लेना है। तो इसमें से हम कोई वर्ब लेंगे, तो क्या लेंगे, प्ले। तो वी हमारा प्लूरल है और प्ले भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है भाई, तो प्ले भी प्लूरल है। तो इस तरह से मेरा वाक्य सही हुआ। इसका मतलब हो गया हम लोग खेलते हैं। इसका मतलब हुआ हम लोग खेलते हैं। नेक्स्ट हम वाक्य सेंटेंस जो है वो लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा यू। यू जैसा कि आप जानते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, यहाँ पे डिटरमाइन किया गया है कि यू को प्लूरल चूँकि बहुमत को देखते हुए, तो इसमें से हम कोई भी वर्ब लेंगे। जैसे हम लेते हैं गो, तो गो भी क्या है मेरा, प्लूरल है। वर्ब का पहला रूप मैंने बताया था वहाँ पे कि प्लूरल होता है, वर्ब का पांचवा रूप जो होता है सिंगुलर होता है। तो यह भी इसका हिंदी हो गया तुम जाते हो या तुम लोग जाते हो, दोनों सेम ही हुआ। तुम जाते हो या तुम लोग जाते हो। दे का मतलब हुआ वे लोग, जो खुद प्लूरल है। तो यहाँ भी आपको क्या लिखना है, प्ले लिख सकते हैं, गो लिख सकते हैं। तो होगा दे प्ले। इसका मतलब हो गया वे लोग खेलते हैं, वे लोग खेलते हैं। अगला है प्ले। चूँकि दे प्लूरल है तो प्ले भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वो प्लूरल है। नेक्स्ट है बॉयज़, और यहाँ पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं जो गो होता है। चूँकि प्लूरल बॉयज़ प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल लेना है। तो ये हो गया वे लड़के जाते हैं, लड़के जाते हैं। तो आपने देखा क्या कि जैसा सब्जेक्ट है वर्ब भी वैसा ही लिया जा रहा है। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही लिया जा रहा है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों यहाँ पे है, लेकिन बहुमत को देखते हुए इसे प्लूरल माना गया है। तो यहाँ जो वर्ब लिया गया है गो, वो क्या है भाई, तो प्लूरल है। दे प्लूरल है, यहाँ प्ले भी प्लूरल है।
बॉयज़ प्लुरल है, गो भी प्लुरल है। इस सब को हम इनडायरेक्टली फाइनाइट बोलते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगाया जाता है तो इसको हम फाइनाइट बोलते हैं। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, इधर देख सकते हैं आप। ही जो है वो क्या है भाई, तो सिंगुलर है। इसके साथ जो वर्ब अगर हम लिख रहे हैं गो, तो ये तो प्लुरल हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ना। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर और वर्ब यहाँ पे मैंने दे दिया प्लुरल, तो ये गलत है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, जब ये सिंगुलर है तो इसको भी हम सिंगुलर बनाएंगे, और जब सिंगुलर बनाएंगे तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए मैंने बताया हुआ है कि लास्ट में एस और एस जोड़ते हैं, है ना। तो आपका हो गया ही गोज, इसका मतलब हो गया वह जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सी, जो क्या है, तो सिंगुलर है। इसके साथ हम प्ले वर्ब लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लुरल। ये सी तो सिंगुलर है, प्ले है, हो जाएगा प्लुरल, तो ये सही नहीं है ना। प्ले जो है वो क्या है भाई, प्लुरल है। यहाँ भी देख सकते हैं प्ले क्या है, तो पी मीन्स प्लुरल, तो ये सही नहीं है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सिंगुलर बनाएंगे, और सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस और एस जोड़ते हैं, तो इसका हिंदी इस तरह से हो जाएगा वह खेलती है, तो ये होगा वह खेलती है। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे एक वाक्य लेते हैं इट। यहाँ पे अगर हम रेन ले रहे हैं तो रेन, इट जो है वो सिंगुलर है, और रेन जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो प्लुरल होता है, और ये अदर तो सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, तो गलत हो जाएगा। इसीलिए हम इसको भी प्लुरल बनाएंगे, सॉरी सिंगुलर बनाएंगे, तो इसमें एस डालेंगे तो हो जाएगा इट रेन्स। इसका मतलब हो गया वर्षा होती है। नेक्स्ट लेते हैं सीता और गीता। यहाँ दो नाम लिखा गया है, सीता और गीता। तो आप देख सकते हैं कि दो नाम होता है प्लुरल, लेकिन और लगा हुआ है। और का मतलब या, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक। सीता या गीता को बुला लाओ, तो आप दोनों आदमी को तो बुला के नहीं लाएंगे, दोनों में से किसी एक को बुला के लाएंगे। तो इसी तरह से सीता और गीता मतलब दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक। तो सीता और गीता, गो होगा कि गोज होगा, तो गो, सीता और गीता दोनों में से कोई एक है, सिंगुलर हुआ। तो यहाँ भी क्या करेंगे, सिंगुलर, जिसका मतलब क्या हो गया, गोज लगाएंगे, तो ये हो जाएगा सीता, या चाहे अथवा भी बोल सकते हैं, गीता जाती है। दोनों नहीं जाती है, दोनों में से कोई एक ही जाता है। मतलब जाता है मतलब जाती है, यहाँ पे सेंस ये है, दोनों में से कोई एक ही जा रहा है ना। अब अभी तक तो मैंने क्या देखा, सब्जेक्ट प्लुरल था तो वर्ब भी प्लुरल लगा, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। और इधर देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है, आई के साथ ये प्रॉब्लम जो है वो है क्या, आई जो है सिंगुलर है, और इसके साथ नियम से देखा जाए तो वर्ब भी सिंगुलर लगना चाहिए ना, गोज। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा हम कर देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आई जो है इसके साथ गोज नहीं लगाना है आपको, सब्जेक्ट सिंगुलर, आई भले सिंगुलर है लेकिन इसके साथ हमको क्या लगाना है, वर्ब का प्लुरल फॉर्म लगाना है, गो। ये तो नियम से उल्टा है। ये सारे जो सेंटेंस हैं फाइनाइट के सेंटेंस हैं, मतलब इसको फाइनाइट भी बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं, तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं जाता हूँ। ये बात कुछ हजम नहीं हुई होगी, मैं जाता हूँ। इसका मतलब हो गया मैं जाता हूँ। तो ये बात अभी तक जो मैंने बताया, सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाना है और प्लुरल के साथ प्लुरल लगाना है। तो इस आई को छोड़ करके बाकी सब पे तो ये रूल काम कर रहा है, लेकिन आई पर ये रूल काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है,
तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। देखिए, जैसा कि किसी बच्चे से, छोटे क्लास के बच्चे से पूछा जाए जो KG LKG UKG स्टैंडर्ड 1 में पढ़ता हो, उसके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ जाए कि मतलब कि आदमी के एक हाथ में कितनी उंगली होती है, तो उसका जवाब वो बच्चा क्या देगा, तो 5 देगा। भले उसके हाथ में ऑलरेडी 6 उंगली ही क्यों ना हो, किसी किसी के हाथ में 6 उंगली भी होती है। तो लेकिन जब कभी भी क्या होता है कि रूल को देखा जाता है तो मोस्टली ज़्यादातर किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, इस चीज़ को ध्यान में देखा जाता है। तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिसके मतलब कि 5 ही उंगलियां होती हैं, और कुछ कम लोग हैं, मतलब कुछ कम, मतलब 5 उंगली वाले लोगों का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, और 6 उंगलियों किसी के साथ भी हो जाते हैं, तो 6 उंगली वाले लोगों का परसेंटेज कम है। तो मतलब 90% लोग ऐसे होंगे, 95% लोग ऐसे होंगे जिसके एक हाथ में 5 उंगली होती है, और वहीं 5-10% लोग होंगे जिसमें 6-6 उंगली हो जाती है। तो क्या हम उसको आदमी कहना छोड़ देंगे? वो आदमी नहीं है क्या? आप उसको आदमी नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। तो वो जो बहुत ज़्यादातर मतलब रूल होता है, उस पर जो काम होता है वो रूल होता है, लेकिन रूल से जो अलग होता है होना चाहिए 5, बाई मिस्टेक हो गया 6। भगवान ने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कर दिया, उसमें बनाने में गलती कर दिया। कुछ डिफेक्टिव आइटम्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव होते हैं, तो क्या होते हैं, अब कुछ लोग क्या करते हैं, उसको ऑपरेट करके हटवा लेते हैं, तो 5 करवा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे ही रहने देते हैं। तो आपने क्या देखा, आई के साथ भी वही रूल फॉलो होता है कि आई जो है सिंगुलर है, इसको प्लूरल चाहिए, मतलब आदमी है 5 की जगह इसको 6 उंगली हो गया, तो आप इस चीज़ को मान सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बिना याद किए बस एक इसको याद रखना है एक्सेप्शन में, कि ये सिंगुलर के साथ ये क्या है भाई, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद में इसको आप याद कर लें। तो एक ये तरीका हो गया कि आप अपवाद में आई के साथ भी 1 लगाइए, और जो ये है बाकी शब्द उसमें सिंगुलर देखिए तो सिंगुलर लगाइए, प्लूरल देखिए तो प्लूरल का यूज़ कीजिए, है ना। तो इस तरह से आप बिना याद किए हुए, याद करने वाला ये तरीका हो गया। एक बिना याद किए हुए अगर आप याद करना चाहते हैं तो ये तरीका हो गया। और ये जितने भी सेंटेंसेज आपको इधर से लिखे गए हैं नीचे, ये सारे क्या कहलाते हैं भाई, तो फाइनाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। फाइनाइट वर्ब के ये सब एग्जाम्पल होंगे आपके, यहाँ से लेकर के और लास्ट यहाँ तक, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, तो फाइनाइट वर्ब के हैं। तो ये तरीका हो गया। और चलिए एक और तरीका मैं आपको बता दूं इसको याद करने के लिए, तो देख सकते हैं आप। तो मेरे ख्याल से मुझे हट जाने से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बोर्ड क्लीन करके आप बताने जा रहा हूँ। तो एक ये तरीका हो गया। नेक्स्ट एक और तरीका हम लेते हैं। हाँ, बोर्ड पे पहले से लिखा हुआ है, इसके लिए क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि टाइम सेव करना है, टाइम सेव करने के ख्याल से लिखा गया है। यहाँ समझाने वाली बातों को डेफिनेशन है तो उसमें क्या करना है, इसीलिए मैंने उसको पहले ही यहाँ पे नोट कर दिया हुआ है। हाँ, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन सेंटर है कमलनाथ नगर डॉक्टर के सहाय के पास, कोचिंग कैंपस, जिसका 2nd और फर्स्ट ईयर का बैच जस्ट शुरू होने जा रहा है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे 9852030945। तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं सिकंदर सर बेतिया या क्लाइमेक्स इंग्लिश पॉइंट, सिकंदर सर बेतिया या क्लाइमेक्स इंग्लिश पॉइंट बेतिया।
तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर हुआ। अब आइए देखते हैं, 1 तो ये हो रहा, सेकंड वो था, और मैं थर्ड बताने जा रहा हूँ, वो देखेंगे आप। इसी से हो जाएगा। आई जो है वो क्या है भाई, तो फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर नंबर, सिंगुलर मतलब एक आई एक है। वी जो है यह भी फर्स्ट पर्सन ही है लेकिन सिंगुलर नंबर है। यू जो है यह सेकंड पर्सन है और ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। और दे जो है ये थर्ड पर्सन है और ये प्लूरल नंबर है। इसके लिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैंने वीडियो डाला हुआ है पर्सन का, उस पर्सन में आप जा कर के देख सकते हैं कि पर्सन क्या होता है, उसको बहुत बढ़िया से बताया गया है, जिसमें आप क्लियर ये समझ सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है। नेक्स्ट देखिए, ही ये क्या है भाई, तो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। सी क्या है भाई, तो ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। इट क्या है, तो ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। राम क्या है भाई, तो ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। तो आप ये भी काम कर सकते हैं कि थर्ड पर्सन, एक चीज़ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एक तरीका ये ले सकते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप V5 का यूज करें और डज का यूज करें, क्या बनाने के लिए, नहीं बनाने के लिए। और बाकी सब जो होते हैं, बाकी सब मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्लूरल, यही बचा। इसके साथ V1 यूज़ कीजिए और क्या के लिए आप डू यूज़ कीजिए, तो इस तरह से आपका सेंटेंस क्लियरली बन जाएगा। आइए हम कुछ एग्जांपल इस पे लेते हैं, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस, इस पे कुछ एग्जांपल करके देख लेते हैं क्या होता है प्रेजेंट टेंस। तो देखते हैं, सारे पे हम कुछ सेंटेंसेज लेते हैं। एक वाक्य मैंने फर्स्ट पे लेने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। एक वाक्य है, वह लिखता है, छोटा सा वाक्य लेना है। तो इसका वह का इंग्लिश होगा हम लोग का ही, और ही जो है मेरा सिंगुलर है, तो लिखना का इंग्लिश यहाँ लिखना है WRITE, तो ये जो है वो हो गया प्लूरल, तो गलत हो गया। इसको भी हम क्या करेंगे, सिंगुलर बनाएंगे, तो हो जाएगा S, तो जिसका हिंदी हो गया वह लिखता है। फर्स्ट वाक्य हो गया ही राइट्स, इसका मतलब हो गया वह लिखता है। ये फर्स्ट जो है अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा वाक्य यहाँ लेते हैं सेकंड पे, जैसे क्वेश्चन है हमारा, क्या वह लिखता है, इसमें क्वेश्चन मार्क होगा। तो क्या के लिए जब वाक्य शुरू होगा तो डू या डज का यूज करना है। तो पहले हम ही के साथ, देखिए ही जो है मेरा वो क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ अगर वर्ब हम डू लगा लेते हैं तो ये तो प्लूरल हो जाएगा। जब ये सिंगुलर है तो इसको भी सिंगुलर चाहिए होना, तो यहाँ पे यूज़ करना है डज, तो ये हो गया सिंगुलर। तो पहले यहाँ से लेंगे हम डज, जो सिंगुलर हो गया, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए तो मैंने ही ले लिया, और फिर उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब राइट्स बिल्कुल ही नहीं लिखना है, राइट लिखना है। देख सकते हैं आप, यहाँ भी V1, यहाँ भी V1, यहाँ भी V1, यहाँ भी V1, मतलब फर्स्ट वाले लाइन में ही अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आपको V5 लेना है, बाकी किसी में V5 नहीं लेना है। वो चाहे ही, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, कुछ भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी हो। और यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर आप देंगे। तो ये बन गया कि
क्या वह लिखता है। नेक्स्ट लेते हैं निगेटिव सेंटेंस, जिसमें होगा इस तरह के वाक्य होंगे, आपको इस पे बनाना जैसे वह नहीं लिखता है। तो ये हो जाएगा वह नहीं लिखता है। तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे ही के साथ ही जो मेरा है वो सिंगुलर है। इसमें कह रहा है डू और डज लेने के लिए, तो डू लेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसीलिए इसको हम सिंगुलर बनाएंगे। तो ये हो जाएगा डज, और फिर इसके बाद में नॉट लेना है तो हो जाएगा नॉट, और यहाँ V1 चाहिए, वर्ब 5 नहीं चाहिए, तो हो गया राइट। तो ये बन गया वह नहीं लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मेरा इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इसका हो गया क्या। देखिए अब क्या भी लिखा हुआ है, नहीं भी है। क्या वह नहीं लिखता है, क्वेश्चन मार्क देंगे। तो क्या के लिए डू डज में से डज को बाहर निकालेंगे, जैसा कि क्या था तो डज लिया गया था। वह के लिए ही लेंगे, और नहीं के लिए नॉट लेंगे, और लिखना का राइट हो जाएगा। यहाँ देखते हैं वह या फिर क्या लिखता है। यहाँ बहुत गौर करने वाली बात है, ये दोनों वाक्य में ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए वह यहाँ भी है, क्या ये दोनों में है, लिखता है। बस फ़र्क ये है कि क्या यहाँ पर शुरू में दिया हुआ है और क्या यहाँ पर बाद में दिया हुआ है। जब क्या आपके शुरू में दिए गए हों तो आपको हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है, और क्या शुरू में नहीं होकर के कहीं भी एक शब्द के बाद यहाँ लास्ट में, मतलब कहीं भी जहाँ सुटेबल हो, तो उसके लिए डायरेक्ट आपको किसी भी टेंस में लिखना है पहले व्हाट, और व्हाट के बाद आपको WH क्वेश्चन। यहाँ वाई हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि क्यों नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, जैसे आपको हम चेंज करके भी कर सकते हैं, क्या भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका व्हाट भी हो सकता है। तो ये वाला एग्जांपल, तो पहले हो गया मेरा व्हाट, यहाँ से ले लिए, और जैसा कि यहाँ पे डू और डज, तो ही के साथ तो डज लगाएंगे, तो हमको यहाँ लेना है पहले डज लेना है, डज, और तब ही। मैंने आपको बताया है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं पहले ही लिख देते हैं या फिर राइट्स में लिख देते हैं चाहे डज के बाद, और तब बन जाएगा आपका राइट। तो हो गया व्हाट डज ही राइट, वह क्या लिखता है। दोनों में काफ़ी यहाँ और यहाँ में आपको अंतर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस पे आप, मतलब कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास बढ़िया से समझ में आया होगा, और फिर भी नहीं समझ में आया है तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कुछ जो प्रॉब्लम हो रही है उसको शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अभी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ख़त्म नहीं हुआ, बस इसके हमने बस स्ट्रक्चर और पहचान लिखा हुआ है। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है अभी सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा वीडियो को अपलोड करने में। तो अभी इसके बाद हम फिर अपलोड करने जा रहे हैं, तब तक आप इसको देखिए और प्रिपेयर करते रहें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहें वीडियोज़ को। वीडियो कैसा लगता है इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।